हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 गुडविल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब वही नाम, प्रतिष्ठा, जिसको हम लोग ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं। बच्चों, पहले इसका हम लोग परिभाषा देख लेते जो है, उसके बाद समझाता हूँ। ख्याति एक अदृश्य, मतलब इसको हिंदी में ख्याति कहते हैं। ख्याति एक अदृश्य, जो नहीं दिखता है, अमूर्त, अस्थाई संपत्ति है जिसका क्षय नहीं होता है। ये तुम्हारा क्या है? फिक्स एसेट्स है। ध्यान रखना, ये 1 नंबर में पूछेगा तुम्हारा। ये अस्थाई संपत्ति होती है। ये अदृश्य भी है, ये अमूर्त भी है। जो किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि, और यह जो है वो किसी व्यवसाय का प्रसिद्धि कितना अच्छा कर रहा है, अच्छा नाम, प्रतिष्ठा का एक ऐसा मूल्य है। ये क्या है बच्चों? कि किसी भी व्यवसाय के प्रसिद्धि, अच्छा नाम, प्रतिष्ठा का एक ऐसा मूल्य है जिससे कि वह व्यवसाय उस व्यवसाय में, उसी व्यवसाय जैसा, मतलब जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लो। एक ये मार्केट है। मार्केट का ये मान लेते हैं एक दुकान ए है। यह दुकान बी है। और कोई मान लेते हैं एक दुकान, सेम एक ही प्रकार का दुकान है सबके सब। बच्चों मान लो, सब जैसे रेडीमेड कपड़े का दुकान तुम मान लो। एक दुकान डी भी है, डी है। ये इसमें से ये बच्चे इतने दुकान को मैं मान लेता हूँ तुम्हारा ओल्ड दुकान, पुराना दुकान है। और यह दुकानदार ने क्या किया है कि नया नया भी दुकान खोला है, डी ने। तो अभी जो है बच्चों, इस दुकान का प्रतिष्ठा बहुत अच्छा है, इसके पास कस्टमर खूब लोग आते हैं। तो ये क्या किया, इस साल 5 लाख कमाया। ये साल भर में 3 लाख कमाता है। ये 2 लाख कमाता है। बच्चों, ये नया दुकान है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। फिर भी मार्केट में तुम खुद ही बताओ, यदि कोई नया दुकानदार भी दुकान खोलता है तो क्या उसका दुकान नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। उसके पास क्या कस्टमर कोई नाम से आते हैं? नहीं ना आते हैं। वैसे ही जो मार्केट में आते हैं, चलो मुझे कुछ लेना है, कोई नाम कोई प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी ये क्या है, कुछ ना कुछ कमाता है। साल में इसने कितना कमा? 1 लाख कमाया। तुमने क्या देखा? इस दुकान का कुछ भी नाम नहीं है। ये सब पुराने दुकानदार हैं जिनका अच्छा नाम है, ज़्यादा कमा, जिनका कम नाम है, कम कमाया। तो ये नाम बच्चों कैसे बनता है, कैसे ये ख्याति बनती है, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और तुम लोग जानते ही होगा कि यदि कोई दुकानदार अच्छा सर्विस देगा, अच्छा क्वालिटी देगा, प्राइस रिलायबल रखेगा, बेहतर सामान बेचने के बाद भी तुम्हारा वो सर्विस अच्छा दे रहा है, इन सब चीज़ों से दुकानदारों का नाम बढ़ता है। तो ख्याति बच्चों वही नाम है। तुम खुद देखो कि ये सारे दुकानदार एक ही चीज़ का मार्केट में दुकान है, और सबने मार्केट, सोचो कि दुकान में एक ही जैसा पैसा लगाया है, फिर भी जो दुकानदार पुराना था, जिसका नाम अच्छा है, वो 5 लाख रुपया कमा लेता है बच्चों। परंतु उतना ही पैसा लगा करके कोई नया दुकानदार 1 लाख ही कमा पाता है साल का। तो ये सब तुम्हारा किसके ऊपर है कि ये दुकानदार ए का ख्याति तुम्हारा बहुत बेहतर था, इसीलिए इसके पास ज़्यादा कस्टमर आते थे। तो ये जो 1 लाख है, बिना नाम का कमाता है। 1 लाख से जितना अधिक जिस दुकानदार ने कमाया है, जैसे इसने क्या कमाया 1 लाख, कैसे? इसका कोई नाम नहीं है, नया नया खोला है, ऐसे नॉर्मली कस्टमर आया, घूम फिर करके खरीदा सामान, ऐसे ही दुकानदार, ऐसे ही कस्टमर इसके पास पहुंचा है। परंतु इन सबों के पास इसके नाम के बदौलत और भी अधिक कस्टमर पहुंचा है। तो 1 लाख से बच्चों जितना अधिक इन लोगों ने बेचा है, सोचो कि सब कुछ उसका प्रतिष्ठा, अच्छा नाम के बदौलत ये लोग कमा पाया है। यही जो मूल्य होता है तुम्हारा, वही ख्याति होता है किसी बिजनेस का। ठीक है, जितना वो 1 लाख से अधिक कमाया है। आगे देखो, ख्याति की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या फीचर्स होता है। अमूर्त एवं अदृश्य होना, मतलब ये दिखाई नहीं देता है, इंटेंजिबल एसेट्स तुम्हारा होता है। ध्यान रखना कि ये एक अस्थाई संपत्ति है, जो कि तुमको 1 नंबर में पूछेगा। ख्याति कृत्रिम संपत्ति नहीं है। हाँ, इस चीज को बेहतर तरीके से जानना,
ये कोई काल्पनिक या कृत्रिम बनाया हुआ संपत्ति नहीं होता है। ठीक है, ये पूछता है तुम्हारा और निश्चित पूछेगा, इसको फोकस करना। इसका एक निश्चित मूल्य होता है और प्रतिष्ठा का, किसी चीज़ के नाम का मूल्य निश्चित रूप से होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे तो और भी बताएंगे। इसका एक निश्चित मूल्य होता है और उस नाम को हम खरीद या बेच सकते हैं, खरीदा या बेचा जाता है। इसका सही सही मूल्य गणना करना कठिन है। तुम खुद ही सोचो बच्चों, किसी दुकान का नाम का, कि उसका नाम 50 लाख का है कि 60 लाख का है, उसका सही सही गणना करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कुछ विधियां के द्वारा हम लोग एक ऐसा अनुमान लगा करके उसका कीमत निकालते हैं। ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तुम लोगों को मैंने जो पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा है, सारा थ्योरी वहाँ बेहतर तरीके से लिखा गया है, तुम लोग उसको ज़रूर देखना। आगे जो ये है किसी का नाम, मैंने इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में करने वाले हैं जो भी गुडविल है, किसी भी बिजनेस का नाम कितने रुपए का है। नाम मत सोचना कि नाम तुम्हारा बिजनेस के अंदर जो तुम्हारा है, जैसे कि हम बात करते हैं किस चीज़ का, हमारे गांव में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतर किया, उनका खूब नाम है, तो उस व्यक्ति का खूब नाम होने से उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उनका कोई मूल्य नहीं होता है कि 50 करोड़ का नाम है कि 60 करोड़ का नाम है। लेकिन तुमने क्या देखा, बिजनेस में यदि किसी का बेहतर नाम होता है तो वो कमाए, मतलब लाभ ज़्यादा कमाता है, उसको ज़्यादा कस्टमर मिलता है। तो जब ये व्यवसाय बेचा जाता है तो व्यवसाय में नाम को भी बेचा जाता है, उसका भी मूल्य आता है। तो देखो किन किन कारणों से हम किसी व्यवसाय के जो नाम है, गुडविल है, ख्याति है, एक ही चीज़ सब हुआ, उसका गणना करते हैं। पहला तुम्हारा है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर। कहने का अर्थ बच्चों ये है कि मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ए एक पार्टनर है व्यवसाय में, ये तुम्हारा बी एक पार्टनर है व्यवसाय में, ये तुम्हारा एक सी पार्टनर है व्यवसाय में। ये लोग जब व्यापार आरंभ हुआ था तो मान लेते हैं कि 1:2:3 के अनुपात में ये लोग लाभ बांटते थे। क्या करते थे, 1:2:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। परंतु अब इन लोगों ने, किसी ने पैसा लाया होगा बिजनेस में, किसी ने निकाला होगा, परंतु ये लोग अब चाहते हैं कि मैं इस रेशियो में पैसा नहीं बांटना चाहता हूँ, मैं 2:3:4 में बांटना चाहता हूँ। तो जब भी इन लोगों का लाभ का अनुपात परिवर्तन होता है किसी भी साझेदारी व्यवसाय में, तो हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। गुडविल कितने रुपए का बिजनेस का है ये पता करना जरूरी होता है। दूसरा, ये तो तुम जानता होगा कि नए साझेदार के प्रवेश पर, जब व्यवसाय चल रहा है पहले से, उसमें यदि कोई नया साझेदार प्रवेश किया, उस सिचुएशन में भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तीसरा है क्या, तीसरा चौथा लगभग एक ही जैसा है, साझेदार का सेवानिवृत्त होने पर, मतलब यदि कोई साझेदार बिजनेस से निकल जाए, अब रिटायरमेंट लेना चाहे कि अब हम काम नहीं करना चाहते हैं, उस केस में भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि वो जाएगा, उसके हिस्से का भी नाम है तो अपना पैसा लेके जाता है। साझेदार की मृत्यु पर, अब यदि कोई साझेदार का मृत्यु होता है तो उन्हीं सब साझेदारों के द्वारा मिल करके व्यापार में, व्यापार का नाम बनाया गया रहता है। जब कोई मरता है तो इसके जो नॉमिनी होगा, जिसका पैसा मिलने वाला है, उसको गुडविल का ही पैसा मिलता है, इसलिए भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। साझेदारी फर्मों के एकीकरण पर, बच्चों मतलब ये होता है, एकीकरण क्या होता है, तुम लोग ग्रेजुएशन में इसको बेहतर पढ़ने वाले हो, अभी समझ लो ऐसे छोटी सी बात, कि कोई ए एक बिजनेस है, दूसरा बिजनेस बी एक बिजनेस है। जब दोनों आपस में मिल जाता है और एक बड़ा बिजनेस ये लोग खुद ही बनाता है, ए प्लस बी मिल करके, तो उसी को हम साझेदारी फर्मों का एकीकरण कहते हैं। मतलब बच्चों कि कोई 2-3 साझेदार आपस में क्या किया, फर्म को आपस में मिला लिया है। ठीक है, अब ये तो मैं बता ही दिया। फर्म को बेचने पर, जब किसी साझेदारी फर्म या व्यवसाय को हम बेचते हैं तो हम व्यवसाय के सामान के साथ साथ व्यवसाय के नाम को भी बेचते हैं। तो नाम का कितना कीमत है ये पता करने के लिए बच्चों हमको गुडविल का वैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा ये साझेदारी फर्म को कंपनी में परिवर्तित करने पर, बच्चों देखो तुमको तो पता है कि साझेदारी फर्म जो तुम्हारा है वो क्या है, कि एक निश्चित ही लोग मिल करके
इसको चला सकते हैं, है ना। तो यदि और भी अधिक लोगों को आवश्यकता पड़ती है तो साझेदारी फर्म को हम बदल सकते हैं कंपनी में। उस केस में भी हम क्या करते हैं, साझेदारी फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों कि ये ख्याति या गुडविल कितने प्रकार के होते हैं। तो ख्याति गुडविल दो प्रकार के होते हैं। एक क्रय की गई ख्याति, मतलब नाम को, ख्याति मतलब नाम समझो व्यापार को। तो मैंने क्या किया है या किसी व्यक्ति क्या कर सकता है कि व्यापार के ख्याति को खरीद सकता है। उदाहरणार्थ हम ऐसे तुमको बोल सकते हैं क्या कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे मार्केट में कोई एक्स रेडीमेड मतलब दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं भी एक रेडीमेड का दुकान करना चाहता हूँ, कपड़े का। तो अब देखो बच्चों, यदि मैं कोई नया दुकान करूँगा तो मेरे पास कस्टमर कम आएंगे, मुझे पहचानने में, जानने में, मुझे नाम बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं क्या किया, तो इस एक्स रेडीमेड को ही जाकर खरीद लिया कि तुम मुझे क्या करो, अपना नाम मुझे दे दो, उसके बदले में उसको उचित हम पैसा देते हैं जो भी लगेगा। फिर और भी बिजनेस करना चाहेगा तब कर सकता है वो व्यक्ति। तो मैं डायरेक्ट ही किसी का नाम खरीद सकता हूँ। और ध्यान रखना, जो भी क्रय की गई ख्याति है उसको ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। किसको, क्रय की गई ख्याति को। मतलब किसी का नाम हमने खरीद लिया है, तब किसी का व्यवसाय खरीद लिया है तभी जाके उसका हम नाम खरीदते हैं। बच्चों स्वयं अर्जित ख्याति दूसरा होता है। इसका मतलब कोई भी साझेदार मिल करके खुद ही व्यवसाय में मेहनत कर करके व्यवसाय का नाम बनाता है, तो ऐसे ही ख्याति को हम स्वयं अर्जित ख्याति कहते हैं। और स्वयं अर्जित ख्याति को खुद के व्यवसाय के खाते में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसको हम कभी भी नहीं लिखते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, अब हम मेन चीज पे आते हैं। अभी तुमने क्या समझा है कि ख्याति क्या होता है, ख्याति क्या विशेषताएं हैं, ख्याति का गणना हम क्यों करते हैं, इसका क्यों वैल्यूशन निकालते हैं, ख्याति कितने प्रकार का होता है। और बच्चों ख्याति से संबंधित थ्योरी तुम लोगों को मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ में सेंड कर दिया है, उसको तुम देख लेना। ठीक है, आगे देखो कि ख्याति का गणना करने का कुछ तरीका होता है कि किसी भी व्यापार का कितना नाम है, मतलब मूल्य के रूप में 50,000 का है कि 1 लाख का है कि 5 करोड़ का है, ये कितना, उसका कितने रुपये का नाम है, ये बात पता करने के लिए हम लोग ख्याति का गणना करते हैं अलग अलग विधियों से। तो ये तुम्हारा पहला विधि आज हम लोग सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में भी बच्चों दो प्रकार से हम लोग ख्याति का मूल्य का गणना करते हैं, मतलब गुडविल का मूल्य का गणना करते हैं, कितने रुपए का नाम है इस बात की गणना करते हैं। तो हम जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में तुम्हारा दो भागों में बटा हुआ है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, साधारण औसत लाभ विधि, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। आज हम इसके बारे में समझते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल का मूल्य कैसे पता करते हैं, ख्याति का मूल्य कैसे पता करते हैं। तो बच्चों नॉर्मल यही फॉर्मूला है तुम्हारा ख्याति का, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्य बराबर एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ गुना नंबर ऑफ परचेज ईयर, गुना नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो बस बच्चों यही और यही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, ख्याति का मूल्य की गणना करते हैं। परंतु बच्चों एक बात ध्यान देना, ना ही क्वेश्चन में तुमको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया रहेगा और तुमको नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो मुझे क्या, ये क्या चीज़ है आगे मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में तुमको नहीं दिया गया रहेगा, इसको तुम कैसे निकालोगे ये चीज़ देखो। एवरेज प्रॉफिट बराबर तुम्हारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बटे
नंबर ऑफ ईयर्स, बट क्या लिखा है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये बच्चों नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है ये जान लो, क्योंकि तुम टोटल जो करने वाले हो नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये क्या रहेगा। जैसे एक व्यवसाय का ये क्या है कि अलग अलग साल का मैं एक डेटा एक फिगर बना लेता हूँ। जैसे व्यवसाय ने पहले साल कमाया कितना, 10,000 रुपया कमाया, दूसरे साल 30,000 कमाया, तीसरे साल 40,000 कमाया। तो अक्सर प्रश्न में बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन में ये नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में ये बात दे दिया रहेगा कि यही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जो 3 साल उसने जो कमाया है, तो उस केस में एवरेज प्रॉफिट जो तुम निकालोगे इस तीनों साल के पैसे को जोड़ दोगे। जैसे 40 30 70 10 80, थोड़ा सा 4 साल का हम कर लेते हैं, चौथा साल उसने क्या कमाया, और कमाया 60,000। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया बच्चों कि 4 साल में नॉर्मल प्रॉफिट जो कमाया है व्यापार ने, वो तुम्हारा कमाया है 1,40,000। कितना कमाया है, 1,40,000। कितने सालों में, नंबर ऑफ ईयर। बच्चों देखो यहाँ दो वर्ड है, नंबर ऑफ परचेज दूसरा चीज है और इसमें नंबर ऑफ ईयर दूसरा चीज है। ये जो नंबर ऑफ ईयर है, तुमने ऊपर में जितने साल का प्रॉफिट जोड़ के लिखोगे, जैसे 1 2 3 4 साल का, तो नीचे 4 होना चाहिए। अब इसको तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ तुम रख दोगे। परंतु बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि डायरेक्ट ही नॉर्मल प्रॉफिट लिख करके चीजें नहीं आएगा, तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो विधि है वो आगे देखो तुम लोग। देखो बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट जो निकालेंगे, मैंने क्या बताया कि अधिकतर अधिकांश प्रश्न में तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दे दिया जाएगा। तो बस तुमको सारे नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर देना है और जितने साल का तुमने ऐड किया है नीचे वो लिख देना है, तो तुमको औसत लाभ आ जाएगा। परंतु कभी कभी ये चीज़ें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया रहेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट तुमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले तुमको कुछ ना कुछ लाभ तो दिया रहेगा, ये लाभ तुमको गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, लाभ लिख लोगे। उसके बाद तुम एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा, एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब यहाँ तुम्हारा ऐसा लॉस जो व्यापार में जो चीज कर रहे हैं हम लोग, जो एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि तुम रेडीमेड कपड़े का दुकान कर रहे हो, तो रेडीमेड कपड़े के बेचने या उसको खरीदने के दरमियान जो तुमको लॉस होगा वो तुम्हारा बिजनेस का लॉस है। परंतु दुकान जो तुम कर रहे हो और दुकान में तुमने एसी लगाया है, टीवी लगाया, फ्रिज लगाया, मतलब ये सब मान लेते हैं कि व्यापार का संपत्ति तुमने रखा है। और संपत्ति तो मेरा रेडीमेड की तरह बेचने के लिए मैंने नहीं रखा है। यदि वो खराब होता है, उसको तुम बेचते हो, वहां से लॉस आता है, तो ऐसे लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस, जो कि बिजनेस से संबंधित नहीं लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो उन सारे एबनॉर्मल लॉस को तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे कुछ उसका उदाहरण मैं लिख दिया हूँ, जैसे चोरी हो गया तुम्हारा, तुमने ब्याज भुगतान किया, तुमने क्या किया, क्या हुआ है कि किसी साझेदार ने खुद अपने इच्छे से तुम्हारा रिटायरमेंट ले लिया है कि अब काम नहीं करेंगे, उसको भी भुगतान करना पड़ेगा, कि जो भी उसका हिस्सा होगा वो दे करके हम उसको फर्म से निकाल देते हैं। उसके बाद तुमने किसी को लाभांश दिया होगा। ये सब जितने भी खर्चे हैं, जितने भी हानियां हैं, ये सब व्यापार के एक्टिविटी से नहीं हुआ है, ये एबनॉर्मल लॉसेज के अंदर आता है, तो वो सब ऐड कर देंगे। और देखो कभी तुमने गलती से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कर लोगे, है ना, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया रहेगा, उसको तुमको ऐड करना पड़ेगा। और कभी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को यदि तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो गलती से, तो उस केस में भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया कि बहुत बहुत बड़ा मशीन खरीदा। जब हम किसी व्यापार में व्यापार का संपत्ति या एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, तो वो तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
डे बाय डे का खर्चा नहीं होता है, तो उस खर्चे को यदि हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया है, वो भी खर्चा ऐड हो जाएगा। फिर बच्चों अब क्या है, ठीक इसका उल्टा एबनॉर्मल गेन्स, मतलब ऐसा फायदा, गेन्स मतलब फायदा या लाभ होता है, ऐसा लाभ, ऐसा फायदा जो मेरा व्यवसाय का मुख्य एक्टिविटी है उससे नहीं आया है। जैसे मैंने व्यवसाय में रखे हुए कोई संपत्ति था मेरा, वो बेचा, उससे लाभ कमाया। जैसे व्यवसाय में इंश्योरेंस क्लेम करके इंश्योरेंस वाले से मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने कहीं पैसा लगाया था दूसरे बिजनेस में, उससे मुझे डिविडेंड मिला। मैंने क्या किया है, अपने व्यवसाय से कुछ ब्याज पे पैसा लगाया है, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, मुझे व्यवसाय के अलावा जो अलग अलग काम करते हैं हम लोग, वहाँ से पैसा आया है। ऐसे हम पैसे को हम एबनॉर्मल गेन्स कहते हैं। इसमें घटा देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद पार्टनर्स का यदि एक्सपेक्टेड फ्यूचर कोई सैलरी हमने सोचा है पार्टनर को देना है वो, और यदि कोई ऐसा खर्चा है जो भविष्य में होने वाला उसको मैंने माना है, ऐसे खर्चे को हम लोग लेस कर देते हैं। फिर इतना करने के बाद तुमको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आता है। तो बच्चों ये चीज़ें तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी अभी हमने क्या सीखा है, जो ख्याति का निकालने का एक विधि, वो विधि जो तुम्हारा है बच्चों वो क्या है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, उसमें से पहला तरीका से निकालने के लिए फॉर्मूला तो बस इतना ही बड़ा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो उसमें से नंबर ऑफ परचेज ईयर तुम्हारा दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको मैंने क्या बताया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसके बारे में तुम जानते ही हो। फिर मैंने क्या बताया, कभी कभी तुमको प्रश्न में ये बातें नहीं दिया गया रहेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट जो तुम्हारा है वो, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट हम इस तरीके से निकालते हैं और फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक और चीज था बच्चों, क्या था कि ये क्या होता है ये समझना। क्या बच्चों, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ठीक है उसको देख लो थोड़ा। नंबर ऑफ परचेज ईयर बच्चों क्या होता है, देखो, ख्याति को क्रय करने वाले, मतलब हम ख्याति खरीदते हैं, ख्याति मतलब नाम यदि खरीदे हैं, खरीदने के ही केस में आएगा नंबर ऑफ परचेज ईयर। ख्याति को जब हम खरीदते हैं, है ना, तो ख्याति के विक्रेता द्वारा, जिसने मुझे ख्याति बेचा है, उसके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयास या मेहनत से अनुमानित कितने वर्षों तक सामान्य लाभ अर्जित कर सकता है बिना किसी स्वयं के प्रयास से, वही होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर से। वैसे तुमको दिया रहेगा, मतलब ये मान लो कि सपोज मैंने दुकान एक्स का, मैंने क्या किया है, दुकान एक्स का गुडविल खरीदा है, गुडविल को खरीदा है कितना में, 10 लाख में सपोज मैंने उसकी गुडविल को खरीदा है। तो अब एक बात का अनुमान तो लगा सकते हैं कि ये एक्स दुकानदार वालों ने, एक्स जिसने नाम बनाया है उसने बहुत मेहनत किया है, तब जाके उसके गुडविल का मूल्य 10 लाख हुआ है। यदि हम इसके मेहनत पे ही हम डायरेक्ट सामान बनाते हैं, बेचते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये 10 लाख रुपए में जो मैं खरीदा हूँ, इसके नाम पे कितना दिन और हम ऐसे ही बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा अनुमान को ही हम नंबर ऑफ परचेज ईयर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि ये दुकान इतना अच्छा चलता है कि अब इस दुकान में कुछ कोई करेगा भी नहीं, फिर भी नाम से कम 10 साल 20 साल कोई चला लेगा, इस दुकान को अच्छे से इतना कमा लेगा। तो वही तुम्हारा एक अनुमान लगाया जाता है कि जब भी तुम्हारा कोई खरीदता है, तो विक्रेता के द्वारा, जिसने ख्याति को बेचा है, उसने जो अपने बिजनेस में मेहनत किया है, उसकी मेहनत के बदौलत और कितने वर्षों तक समान लाभ कमाते रहेंगे, इस अनुमान का ही जो समय होता है उसको ही हम नंबर ऑफ परचेज ईयर कहते हैं। तुम्हारा ये तुम्हारे प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। तो चलो बच्चों, यहाँ तक थ्योरी का पार्ट था तुम्हारा, और भी थ्योरी कुछ विधियां बाकी है, तो पहले हम इस फॉर्मूला के ऊपर जो भी क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और तुम्हारी बुक से ही करते हैं क्वेश्चन। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है
ख्याति की, ऊपर देखो ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि द्वारा। जो लाभ विधि हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी लाभ विधि से तुम्हारा कह रहा है क्या चीज, ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। मतलब 5 साल में जितना औसत लाभ हुआ है और 4 साल का नंबर ऑफ परचेज तुमने जो लिखा हुआ है फॉर्मूला के अंदर वो दिया गया है, उससे तुमको ख्याति की गणना करने के लिए कह रहा है। तो साधारण सी बात है, हम लोगों ने ये पढ़ा ही था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर, परचेज्ड ईयर्स। तो तुम्हारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर डायरेक्ट दिया गया है, ये दिया गया है कितना, 4 ईयर दिया गया है, और एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा नहीं दिया गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट बराबर तुम्हारा जो बताया गया है हमने पढ़ा दिया है, फिर भी एक दो क्वेश्चनों में लिख देते हैं तुम्हारा। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जो बात करें, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ 5 वर्षों का औसत कह रहा है, मतलब इस प्रश्न में 5 वर्षों का लाभ दिया गया होगा, उसी को एक जगह कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मुझे क्या आ जाएगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ कितना कितना है, 40,000 जोड़ 50,000 जोड़ 60,000 जोड़ 50,000 जोड़ 60,000। तो ये मेरा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नीचे में बच्चों क्या है, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर अलग चीज़ है, नंबर ऑफ ईयर अलग चीज़ है। नंबर ऑफ ईयर जितने सालों का हमने टोटल किया है, कितने सालों का, 1 2 3 4 और 5, तो नीचे ये 5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा ऊपर आ जाएगा 2,60,000 भागा 5, आधा 130, 52,000 यहाँ तुम्हारा आना चाहिए। ये तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा आया एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर। इन दोनों को जब गुना करोगे तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगा। यहाँ लिख देते हैं तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 52,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया, 4, दोनों को गुना करोगे, 52 दूनी 104 दूनी 108, सॉरी 208, तो 2,08,000 इसका तुम्हारा आंसर आया क्वेश्चन का। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है 2 वर्षों क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया, 2 हो गया, 5 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार। यहाँ भी तुमको 5 वर्षों के लाभ का औसत कह रहा है निकालने के लिए, ख्याति की गणना करें, और 5 साल का डेटा दिया गया है 10,000 12,000 15,000 18,000 और 20,000। तो सेम ये पिछले प्रश्नों की तरह है, तो इसका कैलकुलेट हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे दो चीज़ चाहिए। एक वैल्यूएशन गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में
मैं जोड़ देता हूँ पाँचों साल का। कितना कितना? 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000। कितने वर्ष का होता है? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ यहाँ ईयर लिख देते हैं। तो जोड़ के कितना हो गया बच्चों? जोड़ के हो गया तुम्हारा 40, 20, 60 और फिर तुम्हारा 25, 85,000 भागा 5 करोगे तो 17,000 इसका आ गया इधर। ठीक है बच्चों। फिर तुम्हारा जो नंबर ऑफ परचेज डीड कितना है? 2 है। नंबर ऑफ सॉरी बच्चों, ये 75 ही होगा, यहाँ 15,000 होगा बच्चों। ये तुम्हारा 2 ईयर दिया गया है। कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 गुने 2, इसका आंसर 30,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ के आधार पर इस प्रकार है। एक तुम्हारा व्यवसाय का 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार से 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000 दिया गया है। ख्याति का मूल्य का निर्धारण करने के लिए कह रहा है। औसत लाभ के, जो भी यहाँ से औसत लाभ आएगा उसके 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ कितना है? 3। सवाल सेम है, बस कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। तो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बच्चों। लो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। देखो यहाँ क्योंकि मुझे एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर चाहिए। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा कितना कितना दिया गया है? अमाउंट 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। कितना वर्ष है बच्चों? 1 2 3 4 5 वर्ष है। सबको ऐड करोगे 1,17,000 आएगा। तुम लोग ऐड कर लेना। तो फाइनल एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आएगा? 23,000 और 400। नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर दिया गया है कितना? 3 साल दिया गया है। तो 23,400 को यदि तुम कर देते हो 3 से गुना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 70,200। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना था? 3 था। इसी प्रकार से बनेगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है। ठीक है, तुम लोग आसानी से बना पाओगे इन चीज़ों को। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या है, तो लगभग सेम ही है, कुछ बस परिवर्तन है थोड़ा सा। निम्नलिखित दशा में पिछले 5 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्षों के क्रय की ख्याति। 3 वर्षों के क्रय जैसे ही देखा तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 साल हो गया। ख्याति की राशि की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ वो जो हानि दिया गया है। प्रथम वर्ष 2,000, द्वितीय वर्ष 1,500 का लाभ, तृतीय वर्ष 300 की हानि। हानि हुआ है बच्चों, बस यही एक चीज़ नया दिया गया है। चतुर्थ वर्ष में उसको 3,000 का लाभ
और पंचम वर्ष में इसको 3800 रुपये की लाभ हुआ है और मुझे कह रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। चलो बच्चों हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। देखो बच्चों, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग लाभ लेते थे, इस बार भी लेंगे। पहले साल 2000 का लाभ, दूसरे साल 1500 का लाभ, तीसरे साल 3000 की हानि। बच्चों ध्यान रखना, यदि हानि होगा इसको मुझे क्या करना है, लेस कर देना है। चौथे साल और कुछ नहीं करना है, 3000 का लाभ। पाँचवें साल 3800 का लाभ, और हानि हुआ इसका मतलब इस वर्ष को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। जितने वर्षों का हमने लिखा है सारा सारा लेंगे, 1 2 3 4 5, नीचे 5। चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फास्ट में। कितना कितना है, 2000, फिर 1500, फिर तुम्हारा 500 का हानि, सॉरी 300 का हानि है, फिर तुम्हारा 3800 है। तो बच्चों जोड़ के आ रहा है तुम्हारा कितना, 10,000। उसको तुम 5 से भागा दोगे, आ जाएगा कितना, 2000। 2000 बच्चों क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया गया होगा, कितना हमने दिखाया था तुमको, दिया गया है तुम्हारा 3 वर्ष दिया गया है। तो जब इन दोनों को ही गुना करते हैं तो मेरा आ जाता है वैल्यूशन ऑफ गुडविल, 2000 और 3 को, आंसर कितना हो जाएगा, 6000। ध्यान रखना बच्चों, यही मुझे मेरा इस प्रश्न का आंसर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ए और बी एक फॉर्म में साझेदार हैं, वे सी को फॉर्म में प्रवेश देते हैं, मतलब सी नया पार्टनर है, नया पार्टनर आया है। इस उद्देश्य से कि ख्याति की गत 3 वर्षों की औसत लाभ 2 वर्षों के किराए पर, 2 वर्षों का किराया मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर तुम्हारा 2, किराए पर मूल्यांकित किया जाना है। तो जब तुमको पता है बच्चों ये कारण, हमने अब आज पढ़ा था कि जैसे ही नया पार्टनर आता है किसी फर्म में तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तरीका तो मेरा ऊपर जो दिया गया था औसत लाभ विधि, वही लाभ विधि वाला भी चल रहा है। तो इसमें मुझे 3 वर्षों का लाभ दिया गया है, 10,000, 15,000, 30,000। और एक एडजस्टमेंट छोटा सा यहाँ बच्चों दे दिया गया है, द्वितीय वर्ष में लाभ में मशीन की बिक्री पर 10,000 का लाभ शामिल है। तुमको बच्चों यहाँ क्या दिया गया है, द्वितीय वर्ष में लाभ में, द्वितीय वर्ष की जो लाभ 15,000 है उसमें 10,000 तुम्हारा क्या है, तो लाभ जो है वो मशीन को बेचने से लाभ है। मतलब जब हम कोई मशीन को बेचने, किसी एसेट्स को बेचने से जो लाभ होता है उसको हम एबनॉर्मल गेन्स कहते हैं। और तुमको मैंने बताया था कि कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि डायरेक्ट यही प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट तो दिया होगा, इसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन से संबंधित भी चीज़ों को दिया गया होगा। जैसे यहाँ एबनॉर्मल गेन्स दिया गया है, एबनॉर्मल गेन्स को हम लोग लेस करते हैं, घटाते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है ये 15,000 नहीं हो करके उसमें 10,000 घट करके दूसरे वर्ष सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कितना रहेगा, 5,000 ही प्रॉफिट रहेगा। चलो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से देखना, आसान है। तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या होता है, जितने वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों का लाभ चाहिए। क्लियर, कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आया हुआ था सब में डायरेक्ट ही तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया गया था। इसमें 2 साल का दिया गया है, 1 साल जो दूसरे वर्ष है उस वर्ष का तुम्हारा
नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया है। यहाँ बस मैं कंफर्म करने के लिए तुमको बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बच्चों? तो 10,000 दिया गया है। सेकेंड ईयर की जो बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का, वो कैसे आएगा? मैंने तुमको फॉर्मूला में जो बताया हुआ था कि जो प्रॉफिट दिया गया होगा, जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट यहाँ दिया गया है 15,000। इतने सारे चीज़ तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बस ये दिया गया है गेन्स ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स को बेचने से जो लाभ हुआ है वो दिया गया है। तो वो क्या होता है बच्चों? लेस होता है। तो हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन्स कह करके उसको हम लेस कर देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ मेरा 15,000 दिया गया था, इसमें हम लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन्स कितना? 10,000। यहाँ हो जाएगा कितना? 5,000। तुम लोग यहाँ लिख लेना कि ये मेरा प्रॉफिट गिवन है और लेस एबनॉर्मल लॉस करके, सॉरी एबनॉर्मल गेन्स करके सेल ऑफ एसेट्स लिख देना तुम लोग, ठीक है। थर्ड ईयर की जो बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का, वो कितना है? वो दिया गया है तुम्हारे प्रश्न में 30,000। अब तो तीनों वर्ष का मुझे क्लियर प्रॉफिट आ गया, हम सबको ऐड कर लेंगे। तो 10,000 जोड़ 5,000 जोड़ 30,000, कितने वर्ष? 1 2 3, 3 से हम भाग दे देंगे। तो टोटल तुम्हारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा, सॉरी 15,000 आ जाएगा बच्चों। ये क्या निकाले? ये निकाले एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने तुमको पढ़वाया था क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है बच्चों? 3 वर्ष दिया गया है तुम्हारा, कि 2 वर्ष दिया गया है बच्चों? सॉरी, इस प्रश्न में जो तुम्हारा है वो 2 वर्ष ही दिया गया है। तो इसका 15,000 गुने 2 वर्ष एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आंसर इसका कितना हो जाएगा? 30,000। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, एक फर्म के 3 सालों का तुम्हारा जो है वो लाभ दिया गया है। 2013 में 40,000, और इसमें तुम्हारा शामिल है असामान्य लाभ, मतलब एबनॉर्मल गेंस। जो भी बच्चों एबनॉर्मल गेंस होता है उसको हम लेस करते हैं, तो ये घटाना पड़ेगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए। 14 में तुम्हारा 50,000 तो है प्रॉफिट, लेकिन उसमें शामिल है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉसेज, कितना? तो 10,000। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और 2015 में कह रहा है क्या कि फर्म के संपत्ति पर जिनका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर, मतलब यहाँ बच्चों क्या है? बीमा होना है, मतलब खर्च करना है फर्म को। तो मैंने तुमको क्या लिखवाया है कि जो भी एनी अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज को हम लोग लेस कर देते हैं। तुम लोग देखना उस फॉर्मेट में, मैंने पीडीएफ में भी भेज दिया है उसको, ठीक है। तो ये जो है, जो फ्यूचर में कोई खर्च करना है तो उस चीज़ को इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड खर्चे को घटा करके रखते हैं, फिर वो मेरा उसका प्रॉफिट आता है। और 3 वर्षों का ये तो दिया गया है औसत लाभ, और 2 वर्ष को किराए के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। चलो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, आसान है बच्चों। देखो, तो यहाँ हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे हर वर्षों का क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो अभी 2013 की जो बात करेंगे हम, 13 का प्रॉफिट का, है ना, यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट फॉर 2013। इसमें तो कमाया था उसने 40,000, प्रॉफिट तो 40,000 आया था, परंतु इस 40,000 में एबनॉर्मल गेन्स था तुम्हारा 5,000। एबनॉर्मल गेन्स को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो जो उसके बाद बचता है, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ उस वर्ष का। उसके बाद दिया गया है प्रॉफिट फिर 2014 में
कमाया था उसने 50,000 था, और इसमें जो तुम्हारा है शामिल था पहले से ही एबनॉर्मल लॉसेज और सामान्य हानि। इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, गेन्स को लेस करते हैं और जो मेरा लॉस है उसको ऐड कर देते हैं। कितना हो गया, 60,000। 2015 का भी दिया गया है बच्चों। 15 में जो है वो 45,000 का प्रॉफिट तो है, और फ्यूचर में खर्च करना है तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 5,000। सॉरी, जो मेरा एक्सपेक्टेड खर्चा है उसको हम लेस करते हैं, तो इधर कितना हो गया, 40,000। तो बच्चों टोटल को यहीं जोड़ लेते हैं। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 1,35,000। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल जो मैंने जोड़ लिया यहाँ, भागा जितने वर्षों का था, 3 वर्षों का था, तो कितना हो जाएगा, 45 दिया 135, मतलब यहाँ 45,000 हो जाएगा। ये हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट। और बच्चों नॉर्मल है तुम्हारा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिया गया है, कितना, 2 ईयर। इन दोनों को जब गुना करोगे तुम, 45,000 और 2, 90,000, यही मेरा आ गया वैल्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि जो दिया गया है वो कितने कितने थे। पहला साल तुम्हारा 6,000, जिसमें तुम्हारा एबनॉर्मल गेम्स शामिल है 2,000। दूसरे साल 14,000, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हारा 4,000 का नहीं दिया गया था। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस है, तो उसमें से हम घटा देंगे। तीसरे साल की बात कह रहा है तुम्हारा 4,000, लेकिन यह एबनॉर्मल लॉस जो है तुम्हारा वो 2,000 है, लॉस को हम जोड़ देते हैं। फिर चौथे साल की बात कर रहा है तुम्हारा, कितना है ये, 2,000 है हानि, नॉर्मल और कुछ भी नहीं है। और फिर 5वें साल की जो बात कह रहा है तुम्हारा, वो क्या कह रहा है, 16,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है, 16,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो प्रत्येक वर्ष का मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट, पहला साल जो है बच्चों 6,000 तो इसका है प्रॉफिट दिया गया, लेकिन इसमें एबनॉर्मल गेंस है, तो एबनॉर्मल गेंस को हम लेस करते हैं, पहला साल का हो जाएगा 4,000। उसके बाद सेकेंड ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट की तुम बात करोगे, यहाँ तो 14,000 प्रॉफिट है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम देना बाकी है, जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड खर्चा होता है उसको भी हम लेस ही करते हैं। कितना है वो भी, वो 4,000 है, यहाँ हो जाएगा 10,000। फिर बच्चों थर्ड ईयर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे, 4,000 रुपये तो प्रॉफिट दिया गया है, परंतु इसमें शामिल था क्या चीज़, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं, कितना, तो 2,000 रुपया था, हो गया 6,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। चौथे साल की बात करोगे, प्रॉफिट तो यहाँ हुआ नहीं, लॉस है, तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2,000 का लॉस, घट ऐसे कर देते हैं। फिफ्थ ईयर की जो बात करोगे, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट ही डायरेक्ट दिया गया है, कितने का, तो 16,000 का डायरेक्ट प्रॉफिट ही है। तो बच्चों इसको यही हम कैलकुलेट करके टोटल कर लेते हैं, पहले टोटल प्रॉफिट, इसको हम लिख सकते हैं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 16,000 और 22
22 5 27, 27 में से 2 गया तुम्हारा, तो फिर कितना हो गया, सॉरी बच्चों, 16, 16 6 22, 22, 22 4 26, 10 36, क्योंकि 10,000 बच्चों ये है, 36, 36 में से 2,000 गया, 34,000 का आया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट 34,000 बट्टे जितने वर्षों का है, 5 वर्षों का, तो 5 से भाग दे देंगे, आएगा 6800, इतने आ जाएगा। ये मेरा क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर की बात करें, वो कितना है बच्चों, वो 4 साल दिया गया है, 4 ईयर दिया गया है तुमको नंबर ऑफ परचेज ईयर। आंसर आ जाएगा 6800 गुनी 4 बराबर तुम्हारा 27,200। इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 7 का 27,200। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जो दिया गया है तुम्हारा, वो क्वेश्चन नंबर 8 में x तथा y साझेदार हैं जो लाभ हानियों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे z को 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में लेने को सहमत हुए। इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पर किया जाता है। 2 वर्षीय क्रय मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से मेरे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस ये कह रहा है कि एक्स वाई तुम्हारा साझेदार है जो 3 में बांटते हैं और जेड उसमें शामिल होता है 1/3 हिस्से के लिए। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, इससे मेरा क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ जो दिया गया है तुम्हारा 4 वर्षों का, तो पहला वर्षों तो 16 का दिया गया है कितना, 1.5 लाख प्रॉफिट, 17 का 1,20,000 प्रॉफिट, 18 का 1,80,000 प्रॉफिट, 19 का 1,70,000 हानि। लेकिन नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिया गया है, जो 1 अप्रैल 18 को, मतलब बच्चों ये 1 अप्रैल 18 की बात कह रहा है, तो 18 वाले में ही शामिल होगा। ठीक है, तो उसमें कितना कह रहा है कि 50,000 लागत की एक मोटर बाइक क्रय की गई, उसे यात्रा व्यय में डेबिट किया गया। मतलब बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया। क्या किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया गया। इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐड किया जाता है बच्चों, मैंने लिखवाया है तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे रूल्स में। फिर आगे कह रहा है क्या, कि इस पर 20% वार्षिक ह्रास लगाया जाना है। मतलब बच्चों, फ्यूचर एक्सपेक्टेड तुम्हारा ये एक लॉस है बोल सकते हो तुम, या एक्सपेंडिचर है, सॉरी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड या भविष्य में होने वाला कोई खर्चा है, जैसे कि 20% ह्रास नहीं लगाए हैं, मतलब ये मुझे क्या करना है, लेस करना है। किस पे, तो इसी वर्ष तुम्हारा मोटर बाइक पे। तो चलो बच्चों, कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे तुम्हारा। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मुझे वैल्यूशन गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल सी बात है, पुरानी बात है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो तुम्हारा है वो हम 2016 में जो समाप्त होता है उसके लिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 2016 कितना है, 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 2017 कितना है, ये सब 16 में एंड कर रहा है, 17 में एंड कर रहा है तुम्हारा मार्च में।
इसका कितना दिया गया है, 1,20,000। ठीक है। उसके बाद बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 2018। 2018 में बच्चों दिया कितना, 1,80,000। तो ये जो तुम्हारा एडजस्टमेंट है वो कह रहा है 1 अप्रैल 18 को, ये जो है तुम्हारा 31 मार्च को सब बंद हो रहा है। मतलब अब जो 2019 वाला होगा उसमें उसका एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा 2019 का, उसमें देखो कितना दिया गया है। उसमें तो सबसे पहले मेरा लॉस है, कितना का लॉस है, इसका कैलकुलेशन इधर थोड़ा कर लेते हैं। लॉस है इसका 1,70,000 का लॉस है। ठीक है। 1,70,000 में क्या जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया गया होता है, उसमें मेरा जो बता रहा है कि 50,000 का मोटर बाइक था जिसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया है तुम्हारा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो मान लिया, इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। तो जब ऐसा माना जाता है तो मैं इसमें ऐड करूँगा। क्या किया जाता है, ऐड करूँगा। कितना, तो कितने को मान लिया गया है, वो जो था तुम्हारा 50,000 को। तो देखो बच्चों, ये माइनस में है प्लस में है, तो कितना आ गया, 1,20,000। और फिर बच्चों तुम्हारा यहाँ क्या कह रहा है कि 20% की दर से इसका जो है डेप्रिसिएशन लेना बाकी रह गया है, यही कह रहा है तुम्हारा। तो जो भी मेरा डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाता है मेरा एबनॉर्मल लॉस के अंदर, लिया जाना बाकी है क्या बच्चों, अभी तक हुआ नहीं है क्या, नहीं बाकी है। बाकी है मतलब कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस मेरा बाकी है। तो किसके ऊपर, मोटर कार के ऊपर 20% था, तो मोटर बाइक था, सॉरी, मोटर बाइक 50,000 का था। डेप्रिसिएशन का मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कहीं वर्किंग नोट में तुम लोग कर लेना। 50,000 का, इस पे 20% लिया जाएगा, मतलब 10,000 रुपया जो है मोटर बाइक का तुम्हारा डेप्रिसिएशन दिया जाना है। कोई यदि फ्यूचर का खुद ब खुद ये माइनस तुम्हारा है, अभी तक लॉस में है, फ्यूचर का ये एक्सपेंसेज है जो नहीं किया गया है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितने रुपये डेप्रिसिएशन का, 10,000 रुपया। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, टोटल जुड़ जाएगा दोनों, 1,30,000 रुपया इस वर्ष इसका क्या हुआ, लॉस आया, जो यहाँ जाएगा। तो ये बच्चों क्या क्या हुआ तुमको पता है, ये तो इसका लॉस था नॉर्मल। इसमें मैंने क्या जोड़ा, यहाँ जोड़ा मोटर बाइक को जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज कर दिया था वो ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ तुमको बताए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये प्लस वाला था, तो इसमें से ये माइनस था, ये प्लस था, दोनों लेस होकर के माइनस में 1,20,000। फिर तुमको कह रहा था क्या कि डेप्रिसिएशन लगाया जाना बाकी रह गया था। तो डेप्रिसिएशन लगाया जाना बाकी रह गया था, तो मैंने तुमको बताया है जो भी एक्सपेक्टेड खर्चा होता है वो जो बाकी रह जाता है उसको हम लेस कर देते हैं। तो 50,000 का मोटर बाइक था, 20% डेप्रिसिएशन, 10,000 आया, 10,000 तुम्हारा इसमें और लेस कर देंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में लेस होगा, तो तुम्हारा 1,30,000 तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस जगह जो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से, यहाँ से तुम लोग समझ के लिख लेना, 1,30,000 जो है लॉस आ जाएगा। यहाँ तुम टोटल नॉर्मल प्रॉफिट करेगा, तुम लोग सही से लिख लेना कितना हो जाएगा, वो वर्किंग नोट के अंदर ही सबको लिख देना, फिर बता देना यहाँ से। वर्किंग नोट फॉर नॉर्मल प्रॉफिट 2019 करके लिख लेना इसको। कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 1,30,000 खत्म, 50 रहा तुम्हारा, तो 3,20,000 आ जाएगा। 3,20,000 टोटल आया। साल तुम्हारा 4 था, भाग देंगे तो 80,000। बच्चों ये अपना एवरेज प्रॉफिट आया। नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर की बात करोगे, वो जो दिया गया है, कितना दिया है क्वेश्चन में तुम्हारा,
2 साल दिया गया है। जब मुझे ये दोनों पता चल गया तो वैल्यूएशन गुडविल बराबर कहीं भी लिख लेना तुम लोग आसानी से, 80,000 गुने 2 बराबर 1,60,000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। थोड़ा सा ये चेंज है क्योंकि यहाँ लिखा गया है भारित औसत लाभ विधि, विड्थ एवरेज मेथड। तो बच्चों ये भी हमारे पिछले जो क्वेश्चन हम लोगों ने जितना भी बनाया है वो सब तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था, उसका ही ये दूसरा टाइप है। ठीक है ना। जो फॉर्मूला है इसको हम अभी लिखवाते हैं और समझाते हैं क्वेश्चन के साथ ही। सिर्फ एक क्वेश्चन इसका दिया गया है। इसमें है क्या, 5 वर्षों का वैसे ही मेरा लाभ दिया गया है, जैसे 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ठीक है। और फिर कह रहा है क्या कि ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर्स हुआ। सबको जो भार दिया जाना है 1, 2, 3, 4, 10, 11 को 1 भार देना है, 11, 12 को 2 भार देना है, 12, 13 का 3 भार देना है, 13, 14 का 4 और 15, 16 का 5। ये भार क्या होता है, क्या है चीज़ें, मैं तुमको ये क्वेश्चन जब करूँगा सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, तुम लोग बस ध्यान से देखते रहना। देखो बच्चों, ये जो एक नया चीज़ हमारे पास आया है, ये बी नंबर पॉइंट फॉर्मूला से, तुम लोग ध्यान रखना फॉर्मूला को, पॉइंट नंबर बी। इसमें जो तुम्हारा है, यहाँ जो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। तो यहाँ मेरा पहले एवरेज प्रॉफिट होता था, अभी वेट एवरेज प्रॉफिट है तुम्हारा। ये कैसे निकाला जाता है ध्यान दो। ठीक है, वेट एवरेज प्रॉफिट बराबर जो तुम्हारा होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट। वहाँ टोटल नॉर्मल प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट भागा, यहाँ हो जाएगा क्या, टोटल, पहले यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स लिखते थे, अब यहाँ टोटल वेट लिखेंगे तुम्हारा। अब ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल वेट क्या है, ये तो तुम जानते ही हो, नंबर ऑफ परचेज ईयर जो क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे स्पष्ट में तुम्हारा दिया गया है कितना, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर दिया गया है। तो देखो बच्चों, टोटल प्रोडक्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने वर्ष था सबको हम वेट देंगे, मतलब भार देंगे। भार देना क्या होता है, चाहे यह प्रश्न में लिखा रहे या ना लिखा रहे, यदि तुमको कहे कि भारत भारित औसत लाभ विधि से बनाइए प्रश्न, तो हमको उसमें क्या देना है, वेट देना है, मतलब भार देना है। भार कैसे देना है वो देखो, ये प्रोडक्ट क्या है, तो पहले साल का कितना है, 20,000। ये शुरुआत से है, अंत से नहीं, शुरुआत वाले को 1 से गुना कर देंगे। भार देना यही हुआ बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेट। जोर, दूसरे साल कितना है, 24,000। अब ये पहला साल को 1 दिया, दूसरे साल को शुरुआत से मगर 2, ये नहीं कि इसको 5, 4, 3, 2, 1 जाओगे, 1, 2, 3, 4 करके शुरुआत से। फिर तीसरे साल तुम्हारा 30,000 है, इसका कितना हो जाएगा, 3। चौथे साल तुम्हारा 25,000 है, इसका कितना, ये वेट है बच्चों, वेट, वेट ये खुद से देना है हम लोगों को।
और 5वें साल कितना हो गया बच्चों, 18,000 है। ये 5। टोटल वेट की बात करोगे, टोटल वेट तो ये वेट 1 हो गया, यहाँ वेट 2 हो गया, यहाँ वेट 3 हो गया, यहाँ वेट 4 हो गया और यहाँ वेट 5 हो गया। बस अब कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन करोगे, गुना करोगे, इधर 20,000 ही आएगा, यहाँ तुम करोगे तो 48,000 आ जाएगा, यहाँ 90,000, यहाँ 1,00,000, यहाँ भी 90,000। टोटल वेट की बात करोगे तो वेट तुम्हारा 6 10 5 15 हो जाएगा। जोड़ोगे कैलकुलेशन करके तो यहाँ जोड़ करके 3,48,000 आएगा, भागा 15 तो तुम्हारा यहाँ से 23,200 जो है आया। क्या टोटल प्रोडक्ट आया, क्या आया, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, सॉरी टोटल प्रोडक्ट नहीं, वेट एवरेज प्रॉफिट आया। टोटल प्रोडक्ट तुम्हारा जोड़ के इतना आया, ठीक है। वेट एवरेज प्रॉफिट ये तुम्हारा आया है, ठीक है बच्चों। जब ये आ गया मेरा वेट एवरेज प्रॉफिट, उसको मुझे नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुना करना है। 23,200 गुने हमारा 3 वर्ष दिया गया है, गुना करोगे तो 23,69,600 आ जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर है बच्चों। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब अगला मेथड पे क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले उस मेथड को समझते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं।